नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात शाह के मिशन 230 की। 2024 के रण से पहले बीजेपी का फोकस पूरी तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव पर है और ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर इस वक्त बना हुआ है। अमित शाह खुद आज भोपाल और ग्वालियर में मौजूद है। पूरी जानकारी डिटेल से आगे देंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं पूजा का। देखिए, बिल्कुल बात हिमाचल की होगी और हिमाचल में इस वक्त भयानक तबाही है और उसके बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की तैयारियां भी चल रही हैं। इसी बीच जेपी नड्डा ने आज आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, सीएम सुक्खू से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इस खबर पर आगे आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। अगली खबर आपको बताएंगे प्रिया सिन्हा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधी परिवार समेत देश उन्हें याद कर रहा है। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष का। क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? ये वो सवाल है जो इस वक्त बिहार के साथ ही पूरा देश पूछ रहा है। बीते 24 घंटे में बिहार में 4 बड़ी वारदातें सामने आई। कहां किसका मर्डर हुआ, क्या घटनाएं सामने आई, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे शिखा ठाकुर। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ। यूपी के घासा से एक बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर स्याही फेंकी गई है। आरोपी मौके से फरार। घोसी इलाका बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर स्याही फेंकी गई और इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। ये बड़ी जानकारी यूपी से इस वक्त मिल रही है। यूपी के घोसी में ये बड़ी घटना हुई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है यूपी के घोसी से। ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं दारा सिंह, जिन पर स्याही फेंकी गई और इससे पहले कि उस आरोपी को धर दबोचा जाता, वो वहां से फरार हो गया। अब पुलिस इस पूरी स्थिति की जांच पड़ताल कर रही है, उस शख्स को तलाश रही है। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनके ऊपर स्याही फेंकी गई। चलिए चार के बाद में सियासी खबरों का रुख करते हुए 2024 के रण से पहले बीजेपी का फोकस 2023 विधानसभा चुनाव पर है और ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर इस वक्त। मध्य प्रदेश में चुनावी समर को जीतने के लिए बीजेपी ने एक खास प्लानिंग की है और अलग अलग राज्यों के विधायकों को 230 सीटों पर तैनात किया गया। ये विधायक एक एक सीट की रिपोर्ट अमित शाह को देंगे। वहीं अमित शाह खुद आज भोपाल और ग्वालियर में मौजूद है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की चहलकदमी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश को लेकर फोकस्ड है। सिर्फ जीत नहीं, सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना बीजेपी का मकसद है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर अमित शाह मध्य प्रदेश की धरती पर हैं। भोपाल पहुंचे अमित शाह ने शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। आज जो लोग दावे कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगे। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप वाला साइन हुआ। चुनाव से पहले काफी पहले ही बीजेपी ने 39 प्रत्याशी की घोषणा कर विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। बीजेपी ने यहां सीटों को कैटेगरी में डिवाइड किया है और जो 39 प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें 14 हारे उम्मीदवारों को मौका, 12 नए चेहरों पर दांव लगाया, 4 महिलाओं को मैदान में उतारा। चलिए एक बार मध्य प्रदेश में सीटों का गणित भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश की सीटें: ग्वालियर 34 सीट, बुंदेलखंड 26, भोपाल मध्य 35, बघेलखंड 33 सीट, महाकौशल 39 सीट, मालवा निमाड़ 63 सीट। बीजेपी की पहली सूची में 2018 के चुनाव में हारे 14 चेहरों को फिर से मौका दिया। इनमें 4 पूर्व मंत्री ललिता यादव, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश दुर्वे और नाना भाऊ मोहोड़ भी शामिल हैं। वहीं 12 नए चेहरों को उतारा गया है। 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2013 का चुनाव लड़ा था, लेकिन 2018 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। 39 प्रत्याशियों में से लगभग 14 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 50 साल के नीचे हैं। एक महीने में अमित शाह के दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे से कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में कुछ और प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
हिमाचल में भयानक तबाही के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की तैयारी चल रही है। इस बीच जेपी नड्डा ने आज आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया, सीएम सुक्खू से मुलाकात भी की और फिर वहां पर लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हिमाचल में आपदा, नड्डा ने लिया जायजा। कुदरत का सितम, नड्डा ने लिया एक्शन। आपदा पीड़ितों पर नड्डा का मरहम। भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने हिमाचल में भारी तबाही मचाई है। तबाही का जायजा लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंचे। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जेपी नड्डा ने शिमला, सिरमौरी ताल और कच्ची ढांग में हुई तबाही का जायजा लिया। इस दौरान वो सीसीआई राजबंद स्थित राहत केंद्र भी पहुंचे। यहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और साथ ही केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। जहां तक केंद्र का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सभी इस घटना से बहुत चिंतित हैं और उनकी तरफ से मैं आया हुआ हूं। और केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं रही है और नहीं रहेगी। जब जब कहा गया हमने तब तब आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई है। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हिमाचल में कुदरत विनाश लीला दिखा रही है। पहाड़ गिर रहे हैं, कई साल पुराने मकान जमींदोज हो गए। हालात कितने बिगड़े हुए हैं आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि राहत बचाव के कार्य में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और लोकल प्रशासन सभी जुटे हैं। हिमाचल में आई भयानक आपदा से राज्य को आर्थिक रूप से भयानक नुकसान हुआ है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और हिमाचल में आपदा को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत की संवाददाता थानेश्वर शर्मा ने। अब तक कितना आपने उनको भेजा है? हमने 6700 करोड़ रुपए के जो केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के तहत है वो हमने भेज दिए हैं। उसमें से अभी तक हमें जेपी नड्डा जी ने कितना दिए ये तो अभी पता नहीं है, पर कहा कि 200 करोड़ रुपए के करीब वो फर्स्ट इंटरिम रिलीफ के तहत दे रहे हैं। वो तो ऊंट में के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। 1800-2000 करोड़ तो हम खर्च कर चुके हैं। हमने उनसे कहा कि कोई स्पेशल पैकेज हमें मिलना चाहिए। आज जो आपकी मीटिंग रही जेपी नड्डा जी से, कैसी रही? क्या क्या डिमांड की गई? हमने उनको बता दिया कि प्रधानमंत्री जी के अधीन एक फंड होता है, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, जैसे और राज्यों को मिला। जैसे केदारनाथ की ट्रेजेडी थी उसमें मिला, जैसे भुज में ट्रेजेडी हुई गुजरात में उसमें मिला, महाराष्ट्र में ट्रेजेडी हुई उसमें मिला। उस प्रकार से हमें स्पेशल पैकेज की घोषणा होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं बात करूंगा। अब तक जो हिमाचल का नुकसान हुआ 10,000 करोड़ का आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से मैनुअल के केंद्र सरकार के मैनुअल के हिसाब से आपने कितना भेज दिया अभी तक उनके? देखिए 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो अनुमान है टेंटेटिव। उससे कई ज्यादा हो गया है। जो केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के द्वारा है, केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में मकान जो पार्शली डैमेज हो जाता है उसमें 5,000 रुपया मिलता है। उसको भी हमने भरकर 10 अगस्त तक की, दूसरी आपदा आई है 13 अगस्त से, 10 अगस्त तक की भी 6700 करोड़ रुपए की भारत सरकार के जो रिलीफ मैनुअल के हिसाब से उसके अनुसार उनको भेज दिया गया है। तो उसमें अब सड़क हम पहाड़ में पूरी टूटी है। केंद्र के रिलीफ मैनुअल के आधार पर 1,25,000 रुपया मिलता है 1 किलोमीटर का। अब 1,25,000 से पहाड़ में सड़क नहीं होती। मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार के लिए के रिलीफ मैनुअल को
पहाड़ी और जो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट है उसके आधार से उसको चेंज भी करना चाहिए। ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनका कहना है कि केंद्र मैनुअल के हिसाब से हमने 6700 करोड़ के नुकसान का जो मैनुअल है वो केंद्र सरकार को सौंप दिया है, लेकिन अभी तक हमें 200 करोड़ और कुछ अन्य राशि बरामद हुई है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शिमला। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अयोध्या पहुंचे अभिनेता रजनीकांत हनुमानगढ़ी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। रामलला के वो दर्शन भी करने वाले हैं। तो यूपी में इस वक्त उनकी मौजूदगी, बीते रोज उन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और अब वो यहां अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला के दर्शन वो करने वाले हैं। इससे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रजनीकांत जो कि अपनी फिल्म जेलर को लेकर सुर्खियों में है और इस वक्त वो यूपी में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है और पूरी तरीके से राम की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं यहाँ पर रजनीकांत, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, जो कि इन दिनों यूपी पहुँचे हैं और ऐसे में अयोध्या राम की नगरी वो पहुँचे। और क्योंकि निर्माण कार्य बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, 2024 में जनवरी महीने में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो ऐसे में श्रद्धा का विषय भी है। तो जब रजनीकांत यहाँ पर पहुंचेंगे उस वक्त की तस्वीरें, रामलला के जब वो दर्शन करेंगे तो उस वक्त की तस्वीरें कैसी होंगी वो भी आप तक भारत 24 पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हनुमानगढ़ी की, जहाँ पर रजनीकांत पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की। सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम तरह के बंदोबस्त, मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने भगवान हनुमान के दर्शन पूजन किए और अब वो रामलला के दर्शन करेंगे। तो गढ़ के राजा हनुमान जी के दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे अभिनेता रजनीकांत। कल की तस्वीर बड़ी अहम थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। आज की तस्वीर और ज्यादा अहम, और ये मान्यता है अयोध्या में कि आप अगर रामलला के दर्शन करने जाते हैं तो उससे पहले आपको गढ़ के राजा हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। देखिए कि ये रूप भी दिखता है। सुपरस्टार है रजनीकांत, और लेकिन मान्यताओं के साथ साथ वो पूजन अर्चन करने पहुंचे हैं। संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ कनेक्ट हैं। एहतेशाम, रजनीकांत ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए हैं, रामलला के भी दर्शन करेंगे, और क्या जानकारी? देखिए, सुपरस्टार रजनीकांत इस वक्त प्रदेश के दौरे पर है और हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन किया है। रामलला के दर्शन का भी उनका कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात बता दे रहे हैं कि वो इस वक्त उत्तर प्रदेश जो आए हुए हैं और उनका सबसे पहला जो मुलाकात का दौरा था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात किया। आज अखिलेश यादव से मुलाकात किया, उन्होंने राजभवन जाकर गवर्नर से मुलाकात किया और आगे भी कार्यक्रम है। उन्होंने पिक्चर्स भी देखी डिप्टी सीएम के साथ। तो कहीं न कहीं अपने प्रमोशन के साथ साथ जो राजनीतिक गलियारे हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो उनके भी दर्शन कर रहे हैं, वहां भी मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं रजनीकांत को देखने वाले, चाहने वाले जो उनके फैन है, वो भी उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और सब मिला के जिस तरह से वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं सियासी तबके को भी एक मैसेज है कि बहुत ही बैलेंसिंग सुपरस्टार है। सुपरस्टार किसी को भी निराश नहीं करता है। में उनका ये दौरा बेहद खास है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने राजीव गांधी को नमन किया। वहीं राहुल गांधी ने पेंगोंग लेक पहुंचकर अपने पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश भर में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी पूर्व पीएम राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। दिल्ली में सोनिया गांधी पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने पिता को पेंगोंग लेक से श्रद्धांजलि देते नजर आए। इसके लिए लेक के पास पूरी तैयारी की गई। यहां पूर्व पीएम की तस्वीरों के साथ पोस्टर्स भी लगाए गए। Yeah, my father was
one of my great teachers, as I think most people's fathers are. I remember once when I was small, he had just come back from Pangong and he had taken some pictures. And so he told me that he thought this was the most beautiful place on earth. During Bharat Jodo Yatra, I was supposed to come to Ladakh, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought, let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. खत्म करें। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पापा आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं, आपके निशान मेरा रास्ता है। 1984 से 1989 तक भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। आज राजीव गांधी की 79वीं जयंती है। पूरे देश भर में उनकी याद में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। क्या बिहार में जंगल राज लौट रहा है? ये वो सवाल है जो इस वक्त बिहार के साथ पूरा देश पूछ रहा है। बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या के बाद लगा था कि शायद सरकार और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर थोड़े संजीदा होंगे, लेकिन संजीदगी छोड़िए, बीते 24 घंटे में बिहार से आई खबरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पत्रकार की हत्या कर अपराधियों में नया जोश भर चुका है। देखिए। अररिया में पत्रकार की हत्या, बेगूसराय में शिक्षक की हत्या, गोपालगंज में बच्चे की हत्या, मुजफ्फरपुर में फायरिंग। ये हाल है बिहार में जंगल राज रिटर्न्स का। बिहार की धरती में खुलेआम खूनी खेल खेला जा रहा है। अररिया में पत्रकार की हत्या को अभी 2 दिन ही बीते। विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन बजाय अपराध पर लगाम लगाने के लगता है जैसे अररिया कांड के बाद बिहार में अपराधियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। पुराना रिकॉर्ड तो छोड़ ही दीजिए, अररिया में पत्रकार की हत्या के बाद महज 24 घंटे में प्रदेश में हत्या और गोलीबारी की 4 बड़ी घटनाएं दर्ज हुई। गोपालगंज में 8 साल के बच्चे की हत्या, मोतिहारी में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में कई लोगों पर अंधाधुंध फायर, जहानाबाद में बंदूक की नोक पर धमकी। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार लगातार निशाने पर है। बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इससे जो नंदकिशोर यादव, पत्रकार विमल यादव और अब देखिए कि लगातार हत्याओं का दौर जारी है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। नीतीश कुमार के हाथ से कानून व्यवस्था फिसल गई है। अब लालू जी की गोद में बैठकर जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री पद का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, ऐसे में बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। बिहार को नीतीश कुमार से अब मुक्ति का मार्ग तलाशना होगा। नीतीश कुमार जी का जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम और करप्शन का दावा पूरी तरह से फेल है और कहीं भी किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर को अपराधियों के हवाले कर दिया है। आज बिहार में अपराधी राज कर रहे हैं। जब जंगल राज आ जाता है, जब शासन का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तब कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता है।